हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। तो शुरू करते हैं हम अब सेक्शन नंबर 47 से। ठीक है, सेक्शन 47 बात करता है सेलर के पहले राइट के बारे में, लियन का अधिकार। ठीक है, देखिए इस सेक्शन को पहले अच्छे से समझ लो, उसके बाद इसकी प्रैक्टिकल चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, इन्होंने कहा कि जो अनपेड सेलर है गुड्स का, उसके पास गुड्स की पोजीशन पड़ी हुई है, तो ये लियन है। लियन में जो सेलर होता है उसके पास गुड्स की पोजीशन होती है, तो पोजीशन होना मैंडेटरी है। अगर आपके पास पोजीशन नहीं है तो लियन का राइट नहीं है, सीधी बात। लियन मतलब मैं अपने पास गुड्स रखूँगा जब तक तुम मेरे पैसे नहीं दोगे। ठीक है, अब ये पोजीशन जो है ये लॉफुल पोजीशन होनी चाहिए। ठीक है, सेलर जो है अगर वो पोजीशन अपने एजेंट को देता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर समझना, सेलर अगर खुद बायर का अगर एजेंट है या बायर के बिहाफ पे बेली है तो भी लियन का राइट है उसके पास। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, देखिए ये एक सेलर है, इसके पास एक गुड था। इसने क्या करा, ये चीज़ इसको बायर को दे दी, बायर को इसकी ओनरशिप दे दी, ओनरशिप ट्रांसफ़र कर दी, लेकिन जो पोजीशन थी वो उसने रिटेन कर ली, अपने पास रख ली। अब ये पोजीशन जो उसने रिटेन करी, तो ये तो ओनर तो बायर है ना, और बायर के बिहाफ पे गुड्स की कस्टडी है इसके पास, कस्टडी ऑफ गुड्स है इसके पास। तो ये हुआ कौन एक्चुअल नज़रों में, बेली। इसे बेलमेंट कहते हैं, जब आप अपना सामान किसी को पकड़ा देते हो फॉर द पर्पस ऑफ कस्टडी, रख लो भाई साहब, थोड़े दिन के लिए रख लो, सेफ्टी के लिए रख लो, कैसे भी रख लो, तो उसे बेलमेंट कहते हैं। तो सेलर जो है वो बेली है कायदे के अनुसार। हो सकता है सेलर बायर का कोई एजेंट भी हो सकता है। अब सेलर ने जो गुड्स हैं वो या तो एज अ बेली रखे हुए हैं या तो एज एन एजेंट रखे हुए हैं। सेलर ने गुड्स अपने पास रखे हुए हैं, सेलर ने गुड्स अपने एजेंट को दे रखे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लियन सब में एक्सरसाइज हो सकता है, बस पोजेशन होनी चाहिए और ओनरशिप ट्रांसफ़र की गई होनी चाहिए बायर को। अगर ओनरशिप ट्रांसफर्ड नहीं हुई है तो लियन नहीं है, नो लियन। लियन होगा भी क्यों, देखो मालिक कौन है, सेलर। ठीक है, गुड्स किसके पास हैं, सेलर के पास है। अब मैं मान लो सेलर हूँ, आप मान लो बायर हो। ओके, तो ये आपने ना मुझसे एग्जांपल चॉकलेट खानी है, लेनी है, तो आपने कहा कि ना मेरे पास पैसे नहीं है, आई डोंट हैव मनी। तो मैंने कहा ठीक है मत लो, जाओ यहाँ से। तो मैंने आपको चॉकलेट्स दी क्या, नहीं दी। चॉकलेट मेरे पास, चॉकलेट का मालिकाना हक मेरे पास, चॉकलेट की पोजीशन मेरे पास, सब कुछ मेरे पास। आपका क्या नुकसान हुआ, कुछ भी नहीं। मेरा क्या नुकसान हुआ, कुछ भी नहीं। बस तो ये चीज़ है कि ओनरशिप, चॉकलेट के मालिक आप हो। मुझे लियन क्यों एक्सरसाइज करना है, क्योंकि मुझे मेरा पैसा चाहिए, मनी चाहिए, चॉकलेट का जो मेरा यहाँ पे खर्चा हुआ है इसके ऊपर वो चाहिए मुझे। ठीक है, आगे देखना। तो सेलर जो है उसके पास पोजीशन होनी चाहिए गुड्स की, और वो एंटाइटल्ड है रिटेन करने के लिए जब तक पेमेंट नहीं हो जाती प्राइस की, या प्राइस टेंडर नहीं हो जाता। अब प्राइस टेंडर होने के लिए गौर से बात समझना, एक और बात मैं आपको समझाता हूँ। सेलर कहता है कि जब तक मुझे पेमेंट नहीं मिलती, मैं तब तक रिटेन करूंगा गुड्स को। ठीक है, अब पेमेंट का मतलब क्या होता है, व्हाट इज पेमेंट एक्चुअली, व्हाट इज पेमेंट। तो पहली बात तो जो पेमेंट होती है वो पेमेंट होनी चाहिए प्राइस, होल ऑफ प्राइस। और प्राइस क्या होता है, प्राइस होता है कंसीडरेशन, मनी कंसीडरेशन, मनी इन कंसीडरेशन फॉर सेल ऑफ गुड्स।
फॉर सेल ऑफ गुड्स। ठीक है, अब यहाँ पे लेट्स सपोज, देखिए लेट्स सपोज ये जो गुड था उसकी वैल्यू थी 100 रुपये, लेकिन जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस थे, पैकेजिंग चार्जेस थे, वेयर हाउस चार्जेस थे, उन सबको जोड़ जोड़ के ये बन गए 130 रुपये। तो अगर आपने मुझे 100 रुपीज़ दे दिए और बचा बैलेंस 30 रुपये का, तो क्या 30 रुपये ना मिलने पर मैं लीन एक्सरसाइज कर सकता हूँ क्या? आंसर है नो, क्योंकि यहाँ पे प्राइस नहीं है, ये चीज़ प्राइस ऑफ द गुड्स में काउंट नहीं हो रही है। प्राइस ऑफ द गुड्स ये है 100 रुपये। जब तक हम कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट नहीं करेंगे तब तक इस 30 रुपये पे लीन नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे देर इज़ नो इम्प्लीकेशन ऑफ लॉ, देर इज़ नो इम्प्लीकेशन ऑफ लॉ। ठीक है, ये वाली बात समझ आ गई। अब आता है पेमेंट, आप प्राइस पे करो या प्राइस टेंडर करो। टेंडर ऑफ प्राइस क्या होता है? प्राइस टेंडर प्राइस मतलब खुद पकड़ाने जाना। अब देखो, आपने जो बायर है उसने एक्चुअली पे कर दिया, एक्चुअली टेंडर कर दिया, या बायर ने क्या करा, ऑफर टू टेंडर करा। तो सेक्शन 37 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग बायर की ड्यूटी ओवर, उसका ऐसा माना जाएगा कि उसने अपना पार्ट परफॉर्म कर दिया है, और फिर आप नो राइट ऑफ लीन, फिर आप राइट टू लीन एक्सरसाइज नहीं कर सकते। बस शर्त यह है कि ऑफर जो होना चाहिए टेंडर करने का वो रीजनेबल टाइम में होना चाहिए, रीजनेबल आवर्स में होना चाहिए, रीजनेबल सिचुएशंस के साथ होना चाहिए। अब आगे जानते हैं। तो हमने कहा कि इस सेक्शन 47 में लिखा हुआ है कि सेलर के पास पोजेशन है गुड्स की, पोजेशन लॉफुल है, और वो एंटाइटल्ड है रिटेन करने के लिए जब तक पेमेंट नहीं हो जाती, जब तक टेंडर नहीं हो जाता पैसा। ठीक है, क्लियर? अब आगे देखें सिचुएशंस क्या हैं, लीन कब एक्सरसाइज हो सकता है। बहुत ही बेसिक सिचुएशंस है। ए ने गुड्स को बेच दिया बी को, और उधार के ऊपर बेचना था, ऐसा तो कहीं लिखा ही नहीं था कि ये गुड्स उधार पे लेके जा रहा है बी। तो बी को तुरंत के तुरंत फोर्थ विद पैसा पे करना होगा, कि मैंने थोड़ी कहा है कि तुमको मैं गुड्स उधार पे दे रहा हूँ, तो मुझे अभी चाहिए पैसा, तो अभी के अभी लीन हो जाएगा एक्सरसाइज। ठीक है, अब देखो गौर से बात समझना, इसमें एक बात बताता हूँ मैं, क्या ये बात रियल लाइफ में काम आती है कि नहीं आती है? चलिए यहीं से बताते हैं। पेमेंट जो है वो पेमेंट कैसे की जाएगी? ये मैं हूँ, मैंने आपको गुड्स हैंड ओवर करने हैं, आपने मुझे पैसे दे देना है। तो जो पेमेंट होती है, पेमेंट और डिलीवरी जो होती हैं वो कंकरेंट कंडीशंस होती हैं, कि एक हाथ डिलीवरी दो, एक हाथ पैसा लो। तो पहले डिलीवरी फिर पैसा। तो जब आप पहले डिलीवरी कर दोगे तो लीन तो ख़त्म हो गया आपका, वहीं के वहीं आपने डिलीवरी कर दी है। पहले पैसा लोगे और पैसा तो वो दे ही नहीं रहा, तो जब वो पैसा दे नहीं रहा आप डिलीवरी मत देना। तो मालिकाना क्यों, मालिकाना हक कैसे दे रहे हो आप पहले, कि मैं अपनी प्रॉपर्टी इन गुड्स, मैं इस गुड्स की ओनरशिप तुम्हारे नाम कर रहा हूँ, ये मुझे पता नहीं कि तुम मेरा पैसा चुकाओगे कि नहीं चुकाओगे, तुम्हारे पास पैसा है भी कि नहीं है, मैं तुम्हें दे रहा हूँ, मालिकाना हक दे रहा हूँ। मैं बेवकूफ़ हूँ, सेलर बेवकूफ़ है कि जी ऐसे ही ओनरशिप हैंड ओवर कर दी, ओनरशिप दे दी, पोजेशन नहीं दी, और उसने पैसे ही नहीं दिए तो पोजेशन होल्ड ओवर कर ली। अब आप गौर से बात समझें, समझना, ये ए है, ये बी है, ए ने बी को ओनरशिप दे दी, ठीक है, ओनरशिप दे दी, और बी ने कहा मैं तो पैसे नहीं दे रहा, जो इसने मनी देना था वो नहीं दे रहा। ए कह रहा ठीक है मैं डिलीवरी भी नहीं दे रहा, तो बी कहता मत दे, चाहिए ही नहीं डिलीवरी, मुझे ऑर्डर कैंसिल, ऑर्डर कैंसिल। तो लियन का क्या करोगे अब आप, अब ये राइट टू लियन का क्या करोगे? और बी जो है, आप मान लो बी हो, मेरी जगह आप बी हो, आप पैसे नहीं दे रहे गुड्स के, तो आप क्या मुझसे मेरे पे केस फाइल कर दोगे कि ये मेरी प्रॉपर्टी नहीं दे रहा? कोर्ट कहेगा तुम इसके पैसे दे दो, ये तुम्हारी प्रॉपर्टी दे देगा, सिंपल सी बात। तो वहाँ पर वो चीज़ भी तो देखनी है।
तो अगर पेमेंट और डिलीवरी जो है कंकरेंट कंडीशंस हैं तो वहाँ पे लियन होगा ही नहीं, क्योंकि डिलीवरी आप पहले करोगे, पेमेंट वो बाद में करेगा। या वो आप बोलोगे कि पहले पेमेंट तुम करो, डिलीवरी मैं करता हूँ, दोनों में से कोई चीज़ एक हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब आता है, अगर स्टिपुलेशन में लिखा हुआ था कि गुड्स क्रेडिट पे दिए जाएंगे, तो अगर गुड्स क्रेडिट पे दिए जाएंगे तो जो क्रेडिट पीरियड जब एक्सपायर होगा तो उसके बाद लियन एक्सरसाइज होएगा। अगर क्रेडिट पे नहीं थे तो आप किसी भी टाइम पे लियन एक्सरसाइज कर सकते हो, जब आपको लगता है कि पेमेंट ड्यू हो गई है, मुझे मेरा पैसा चाहिए, तो ये पैसा नहीं दे रहा, तो मैं लियन एक्सरसाइज कर लूँगा, मैं गुड्स नहीं दूंगा इसको। ठीक है, सेक्शन 47 यहाँ तक समझ आ गया आपको। और तीसरी सिचुएशन आती है कि बायर जो है वो इंसॉल्वेंट बन जाता है। आखिरी सिचुएशन जो है, तीसरी सिचुएशन, कि बायर जो है इंसॉल्वेंट बन जाता है। तो उन्होंने कहा कि अनपेड सेलर जो है गुड्स का, जिसके पास गुड्स की पोजेशन पड़ी हुई है, ठीक है, अब पोजेशन चाहे एक्चुअल हो, पोजेशन चाहे कंस्ट्रक्टिव हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो पोजेशन है वो चाहे एक्चुअल हो, वो चाहे कंस्ट्रक्टिव हो, ऐसे कोई दोनों में डिफरेंस नहीं है। कंस्ट्रक्टिव पोजीशन का मतलब क्या है कि गुड्स गोडाउन में पड़े हुए हैं और गोडाउन की चाबी मेरे पास है, तो मैं लियन एक्सरसाइज कर रहा हूँ उसके ऊपर, मैं तुम्हें नहीं दूंगा। ठीक है, तो अगर बिना कोई स्टिपुलेशन के थे, दूसरा क्रेडिट टाइम पीरियड एक्सपायर हो गया है, तीसरा बायर कंगाल हो गया, बायर पे पैसा ही नहीं देने को, तो चाहे आप एजेंट हो, चाहे आप बेली हो बायर के, आपके पास राइट ऑफ लियन है। ठीक है, ये याद रखना। तो ये था आपका सेक्शन नंबर 47। थैंक यू।